गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चे 11 बजे की क्लास में नहीं आए थे, लेकिन अचानक से 1 बजे वाली क्लास में दिख रहे हैं। क्या आपको नहीं पता 11 बजे क्लास हो रही है? 11 बजे भी प्लस की क्लास हो रही है, पता है ना आप सभी को। तो अगर आप वो उस क्लास को छोड़ रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? अपने टेस्ट और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो है आप काम कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। विंड विंड में हमने 2 क्लासें कर ली हैं, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तो उसी का पार्ट 3 आज समझेंगे। और आज समझना बहुत आसान होगा क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट याद है क्या था? कि सूरज की रोशनी के कारण क्या हो रहा है, आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन पड़ रहा है। फिजिक्स के नियम के अनुसार हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। अगर वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है तो कोरिलेंस फोर्स उस हवा को राइट हैंड डायरेक्शन में, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर है तो वो उसे लेफ्ट हैंड दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इस आधार पे हमने 3 तरह की जो है आपके पैटर्न देखे थे। एक देखा था हमने ट्रेड विंड का, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम पे क्या करते हैं, भूलते हैं। दूसरा पैटर्न हमने देखा था वेस्टर्लीज का, और तीसरा पैटर्न देखा था हमने ईस्टर्ली का। सबकी दिशा हमने अपने हाथों से बनाई थी, आपने सबने होम एक्सरसाइज कर ली होगी, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, उतना ही जरूरत है आज की क्लास को समझने के लिए। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जो है अपने मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, और उसके बाद आप सेलेक्ट योर गोल पे जाते हैं, और आपका गोल है यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी। और उसके बाद बहुत सारी आप फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हो। अनअकैडमी पे आने के क्या एडवांटेज है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अभी 24 तारीख को आपका पेपर हुआ है, ठीक है। तो अब तो थोड़ा बहुत सीरियस हो जाए 2022 की प्रिपरेशन के लिए। अनअकैडमी में 2 तरह की क्लासेस होती है। एक होती है स्पेशल क्लास और एक होती है प्लस की कैटेगरी की क्लास। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देख सकता है। जैसे अभी ये जो मेरी क्लास है वो स्पेशल क्लास है, बच्चा इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। इस क्लास का मतलब क्या होता है? इस क्लास का मतलब होता है कि डेमो क्लास आप समझें कि किस तरीके से आपको टीचर पढ़ाते हैं, किस तरीके से ऐप चलाते हैं, ठीक है ना। और जब आप ये डेमो चीजों से सहमत हो जाओ तो उसके बाद क्या करो, आप प्लस की क्लास में आ जाओ, जहाँ पे आपको थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, जो हाई स्कूल और इंटर की फीस से भी काफी कम है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारे बच्चे 3-3 4-4 महीने से फ्री कॉस्ट क्लास को, स्पेशल क्लास को अपना क्या बना रखे हैं, आयाम बना रखे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अन अकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब अन अकेडमी खुद कह रहा है कि भैया हमारे जो टॉप एजुकेटर है, ठीक है ना, अब वो क्या है, मुश्किल से 25 या 30 है, ठीक है ना। क्लियर? पहले 50 थे, अब वो भी बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 25 से 30 एजुकेटर की टीम जो है वो आपको प्लस में मिलेगी। समझ में आया? वो क्या है, बेस्ट एजुकेटर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर है इस पूरे यूपी पीसीएस के। समझ में आया? अगर आपको उनसे पढ़ना है तो आपको प्लस में आना पड़ेगा, और उन बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आता ही हूँ भैया, आपको पता है। तो अगर आपको मेरी अच्छी तरीके से क्लासेस देखनी है तो आपको प्लस में आना पड़ेगा। आपको पता है कि प्लस में मैं 90 से ज्यादा घंटे पढ़ाता हूँ एक महीने में। स्पेशल क्लास में मुश्किल से मैं 10 से 15 घंटे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा तो कहाँ पे चांसेस ज्यादा होंगे,
एक महीने में 15 घंटे की क्लास में या एक महीने में 90 घंटे की क्लास में? तो आपका आंसर होगा 90 घंटे की क्लास में। इसी तरीके से हर टीचर प्लस की क्लास में क्या करता है, अपने सिस्टमैटिक कोर्स चला रहा होता है, और स्पेशल क्लास में वो आपको बताने आता है कि भैया मैं इस वे में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है उसके रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये बहुत ही आसान चीज है, समझ में आया? अब मुझे बताओ, जिन बच्चों ने 3-3 4-4 महीने से स्पेशल क्लास करी थी, 24 तारीख को आपके कितने क्वेश्चन बने, कितने नहीं बने? भैया स्पेशल क्लास अगर आप कर रहे हो तो हार्डली 10% सिलेबस कर रहे हो। अगर आपको 100% सिलेबस करना है तो आपको प्लस में आना पड़ेगा। क्या 10% की प्रिपरेशन से आप लोग क्या कहते हैं इस जटिल एग्जाम को पास कर पाओगे? और अगर फीस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अगर ये लाखों के रुपए के आसपास क्या होती फीस होती, तो एक बार समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या कर रहा है, स्पेशल क्लास की सहायता ले रहा है। जब ये फीस इस समय सबसे कम है, हाई स्कूल इंटर की फीस के बराबर है, तो आप अपना समय दे रहे हो बच्चों, तो समय देना ही है अनअकैडमी को, तो अनअकैडमी के प्रॉपर प्लस प्लेटफॉर्म में दो ना। ऐसा भी क्या अनअकैडमी से जोड़ना कि आप पूरी तैयारी भी नहीं कर पा रहे और आपको इनफैक्ट पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो मैंने बहुत ही क्रिस्टल तरीके से आपको बता दें कि आपको प्लस में क्यों आना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो प्लस में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, और रियल में जो अनअकैडमी है उसका फायदा उठाएं। अनअकैडमी की डेमो क्लास का फायदा ना उठाएं। समझ में आया? डेमो क्लास से कोई सिलेक्शन नहीं है। सबको समझ में आ गया? क्लियर? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो तो आज तो समझ में आ गया होगा ना। नहीं तो आप स्पेशल क्लास को अनअकैडमी क्लास समझते हो, जो एकदम गलत रूप है। अनअकैडमी की जो रियल क्लास है वो प्लस की क्लास है। ठीक है, आप अनअकैडमी की प्लस की क्लास में आते हो, कोई भी क्लास आपकी क्लास छूटेगी नहीं। अगर आप जॉब में हो या किसी कारणवश छोड़ देते हो क्लास को, तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हो। आपके पास प्लस पे अपॉर्चुनिटी होती है कि जो बेस्ट एजुकेटर है, जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर है, उनसे आप अपनी गाइडेंस करें। ठीक है, गाइडलाइन ले उनसे। आपके पास रहता है कि एक ही रेफरल कोड से आप किसी भी टीचर का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, रेफरल कोड का मतलब ये नहीं कि जिसका रेफरल कोड यूज करा उसी का आप कोर्स करोगे, कोर्स किसी का कर सकते हो। रेफरल कोड का मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी किस टीचर को देना चाहते हो, किस टीचर को अपना मेंटर बनाना चाहते हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर पीडागोगी होती है, समय के संग आपका सिलेबस खत्म होता है। हमने भी सिलेबस जो है समय के संग खत्म कराया, रिवीजन का प्रॉपर टाइम दिया, दिया कि नहीं दिया? तो ये सिस्टमैटिक पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है प्लस में? यहाँ पे वर्कशॉप होती है, स्ट्रेटेजी क्लास होती है, मास्टर क्लासेस होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड क्यूज होते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलता है, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। नियम है अनअकैडमी प्लस पे कि आपको डाउट सेशन लेना ही है, और जब डाउट सेशन हम लेते हैं तो बच्चे को पिछले क्लास से कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसका क्लियर हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतनी चीज चाहिए होती है, और ये सारी चीजें आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। इसमें से एक आध चीज स्पेशल की क्लास में मिल रही है। आप सोचो कि आप स्पेशल क्लास में कोई एक आध चीज कर रहे हो, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर? ये अभी सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का आपको मुफ्त मिल जाता है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का मुफ्त मिलता आता है। अगर आपको मुझे अपना मेंटर बनाना हो तो MKS लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हो, और अगर मेरे को नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से ईमानदार रहो, जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो उस टीचर का रेफरल कोड यूज करो, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है जब उससे बच्चे जुड़ते हैं। ये आपकी, जो बच्चे कहते हैं कि सर हम वो भी फीस नहीं दे पाते हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। हर संडे को टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब पूरे 150 के 150 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप रैंक 1 ले आए, आपको पूरी 6 महीने की फीस माफ हो जाएगी। अगर आपकी रैंक 2 से 3 तक आती है तो आपको 6 महीने की 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपकी मर्जी है लेना कि नहीं लेना। आपको हम क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे कि भैया आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलती है, जरूरी नहीं कि आपको जबरदस्ती दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले टेस्ट में आके फिर से रैंक 1 मार दीजिए। अगर आपकी 4 से लेकर 25 तक रैंक आती है तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 25% ऑफ मिल जाता है। तो हम आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। प्रगति नाम की जो है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो RO का पेपर चल रहा है, उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, एवरी संडे को होती है, 50 क्वेश्चन आते हैं। आपकी यूपीपीसीएस प्रगति नाम से RO की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें भी यह है एवरी संडे होती है। तो जो RO की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे उन टेस्ट सीरीज का सहायता ले सकते हैं। क्लियर?
चलो बच्चों, फिर अब अपनी हम क्लास करते हैं। मैं आपको कम से कम 10 मिनट तक ये समझाता रहा, मैंने कोई भी स्लाइड बहुत जल्दी नहीं भगाई है। यही मेरी क्लास की सबसे कमी भी है और यही मेरी क्लास की सबसे बड़ी क्या है, शक्ति भी है। जो पहली बार आया वो सोच रहा कोई पढ़ा नहीं रहा। अरे भैया, आप लोगों को अनअकैडमी ऐप समझ में आ जाए ना तो आधी पढ़ाई तो वही हो गई। बिलीव मी, 60 से 70% सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी नहीं समझ पाते और उसको भटकते हैं। अगर आप अनअकैडमी ऐप का फायदा उठाना चाहोगे तो हमेशा याद रखना कि किसी ना किसी टीचर का रेफरल कोड यूज करना, जिससे कि आप उसको जिम्मेदार बना सकते हो कि सर हम आपका रेफरल कोड यूज करा है, अब हमें डायरेक्शन दो। अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो हमें बताओ कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन आप किसी को मॉरल जिम्मेदारी देना चाहते नहीं हो। समझ में आया? जबकि आपके पास ऐसा क्या है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आप किसी भी टीचर का रेफरल कोड यूज ना करके कोई एक अलग ही रेफरल कोड यूज कर दोगे, जिससे किसी टीचर को भी पता नहीं चलेगा कि यार हमसे कोई बच्चा जुड़ा है कि भी नहीं जुड़ा है, और हम किसी को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। सोचो, इस रेफरल कोड में भी 10% डिस्काउंट है, उन रेफरल कोड में भी 10% डिस्काउंट है जो हवा हवा में उड़ के आपको कोई टेलीफोन में बता देता है और आप यूज कर लेते हो, और उसके बाद आपको ये तक नहीं बताता फिर कि टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना है, क्या कैसे नहीं करना है। समझ में आया? क्लियर? तो आप इस चीज को समझिए, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो है 50 टीचर है, लगभग 50 टीचर में से किसी का तो यूज करो। और अगर तुम्हें किसी का भी रेफरल कोड समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं है, तो तुम किसी दूसरे का रेफरल कोड यूज करके भी तो उन्हीं के पास पढ़ने जाओगे। यानी तुम्हें अनअकैडमी में कोई टीचर पसंद आ ही नहीं रहा तो फिर आई आई क्यों रहे हो अनअकैडमी में? तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आए क्यों? जब तुम्हें समझ में आ गया, तुमने स्पेशल क्लास में डिसाइड कर दिया, तो यानी कि क्या है, अब आपको उस टीचर के पास जाना चाहिए। सिंपल सी बात। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मैंने आपको विंड सिस्टम पढ़ा रहा था, आज हम पढ़ेंगे जर्नल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी समान सर्कुलेशन कैसे होता है हवा का। बहुत ही आसान है, ठीक है, बस इसको एक बार पढ़ाने वाला इंसान चाहिए और कुछ नहीं, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। और जनरल जो हमारी आप जो किताबों से पढ़ते हो ना, उन किताबों में इस तरीके का सर्कुलेशन का वर्णन नहीं होता है, और 70 से 80% बच्चे इससे क्या रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं, यानी उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो रहा होता है। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो आता है और फिर क्या हो जाता है, वहां पे डिजास्टर हो जाता है। ठीक है ना? अगर हम जो आपका ग्लोबल सर्कुलेशन है, ठीक है, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया की बात हो रही है, से यस और नो, हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो, सबसे पहले कोई भी जो सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, यानी आप आंखों में इमेजिन करो कि पृथ्वी का गोला है, ठीक है ना? ठीक, उस गोले पे जो भी सर्कुलेशन हो रहा है वह जो है, सर प्लीज एक बार मेरिट का आइडिया दे दीजिए, इस बार के प्रीलिम्स का। मेरा वो काम है ही नहीं कि मेरिट का आइडिया देना और कट ऑफ का आइडिया देना, ठीक है ना? क्लियर? तो वो बात मेरे से आप पूछो ही ना। आपका कितना स्कोर बनना है आप ये बताइए, और मेरे को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या स्कोर बनना है कि नहीं बनना है। आपका मेन धर्म क्या होना चाहिए? पेपर आपका कैसा भी गया, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, साइकिल नहीं तोड़नी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? क्लियर? आप लोग साइकिल तोड़ते हो, इसलिए क्या करते हो, इस बार भी तबाह हो गए और अगली बार भी तबाह हो गए। आप सेंस समझो कि हमें इस एग्जाम की पूरी तैयारी, पहले एक्चुअली पता है ना, बच्चा पूरी तैयारी करने के बाद ही बैठता था, और उस तैयारी को बोलते थे प्रीलिम्स कम मेंस प्लस इंटरव्यू, उसके बाद वो प्रीलिम्स में बैठता था। आजकल के बच्चे करते हैं, इन बिटवीन तैयारी में ही एग्जाम देने लग जाते हैं, और वो समझ ही नहीं पाते, प्रीलिम्स में फेल होने लग जाते हैं, फिर से प्रीलिम्स शुरू कर देते हैं, फिर से प्रीलिम्स शुरू कर देते हैं, फेल 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 का स्क्वायर बनता जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक बार अगर हम मेंस भी अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे की तैयारी नहीं करें। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? तो इस कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, अपना ऑप्शनल आज से ही स्टार्ट कर दो और अपनी मेंस की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। अगर कभी भी सिलेक्शन लेता है, एक साल फेल हो गए तो उसका मतलब नहीं कि आप दुनिया से आउट हो गए। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों ने 2-2 3-3 साल के बाद रिबाउंड मारा है और टॉप 10 में रैंक ला ली, और उन्हीं को लोग सलाम भी कर रहे हैं। सब भूल जाते हैं कि तुमने कितने साल अटेम्प्ट लिए। सिलेक्शन सिलेक्शन ही होता है, लेकिन हम लोग जो दूर सोची नहीं होते हैं वो क्या कर देते हैं, प्रीलिम्स 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 में लग जाते हैं। अरे पता नहीं चला कि अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रियंका का रिजल्ट आया था, पता चला हमें? सोचो, कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया था कि नहीं आया था? कुछ ही दिन हुए, अभी ये प्रीलिम्स हो गया, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि 2021 का रिजल्ट कब आ जाएगा। और ठीक है, तो समय जाने में बिल्कुल पता नहीं लगता। लेकिन हम क्या करते हैं, बेवकूफी वाला काम करते हैं कि यार प्रीलिम्स की कट ऑफ बनेगी नहीं बनेगी, मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, 14-15 दिन जो है प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार करें। अगर बन गई तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और नहीं भी बनी तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था कि 24 तारीख हो गई, अब हमारा एक कंपार्टमेंट खत्म हो गया, अब हमारा दूसरा कंपार्टमेंट स्टार्ट होता है। मेंस की एक्सटेंसिव तरीके से तैयारी करना, रिजल्ट जो भी बनेगा हमें पता नहीं। मैं आपको बताता था ना, हमारे एक बच्चा तो कॉपी भी मैच नहीं करता था कभी भी। आप लोग तो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। वो पेपर दिया, पेपर को पता नहीं साइड में कहाँ रख दिया, अपनी मेंस की तैयारी करनी शुरू हुई। समझ में आया? पेपर साइड में रख दिया, अगले साल भी मेंस की तैयारी शुरू करनी। ठीक है, कभी मैच करना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं भाई। सर हमें नहीं पता क्या है, कॉपी वॉपी पेपर पर फाड़ के फेंक दिया, बस दे आए बस। जिससे कि मैं डिस्टॉर्ट ना हूं कि यार मेरे इतने कम बन रहे, इतने कम बन रहे, मैं अपने ऑप्शनल में और अपने जीएस 1 2 3 में अपना 100% दूं। क्या इस सोच के आप बच्चे बन सकते हो? और जब सोच के नहीं बन रहे हो तो तभी तो फिर क्या कर रहे हो, हर पायदान पर लुढ़क रहे हो। अरे भैया, भारत भी 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीता ना, सारे जो है गुनाह माफ हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? से यस और नो? लेकिन आप जो है छोटी सी दुनिया के छोटे से गोले में बैठ के छोटी छोटी बातें करते हो आप लोग, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके कट ऑफ के बारे में सोचने पे, आपके नंबर के बारे में सोचने पे आपका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। और अगर आपको सही में कुछ फायदा लेना है तो इतना कर लो स्क्रूटनाइज अपने पेपर को, कि हमारे टीचर के पढ़ाने के बाद भी हम इतना बुरा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो इस बात में कहीं ना कहीं यह कमी है कि हमने अपना 100% हमारे कोच के अकॉर्डिंग नहीं दिया, अपने अकॉर्डिंग दिया। इस चीज को मान लो और इस गलती को दीवार पे लिख लो कि ये गलती कभी नहीं करनी है। जैसा ये सोचने की क्षमता दे रहा है वैसी सोचने की क्षमता देनी है। हम नादान बालक है, हम उस लेवल को समझ ही नहीं पा रहे जिस लेवल का शायद हमारा कोच हमें समझा पा रहा है। ठीक है ना? और उतना ही लिख लो तुम, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? बेफालतू में जो है कट ऑफ के पीछे सोचना कोई फायदा नहीं है। उस चीज का जो हो गया हो गया, किसी का खून करके थोड़ी आए, वो पेपर था, हो गया हो गया, खराब खराब, सही सही, आगे बढ़ो। तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चों किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड, क्या लैटिट्यूड अभी हमने थोड़े से सुबह की क्लास में देखे थे, देखे थे नहीं देखे थे? यानी कि जो हम लाइन खींच रहे थे ना, इमेजरी लाइन, 0 22 23, जो भी बहुत सारे लैटिट्यूड हो सकते हैं, 0 से लेकर 90 तक, जितने आप खींचना चाहो, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ये हमारा पृथ्वी का गोला है, तो जो ये जो इक्वल हाफ में बांटता है इमेजरी लाइन, जिसको इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे सूरज भगवान की सबसे ज्यादा महिमा है, इस पे थोड़ी कम है, इस पे थोड़ी कम है, इस पे थोड़ी कम है। यानी कि इन लैटिट्यूड में वेरिएशन है, किसका? हीटिंग का। यानी इस वाले लैटिट्यूड पर अगर खड़े होगे तो जो हीटिंग हो रही होगी, क्या वही समान इस लैटिट्यूड पे होगी? क्या वही समान इस लैटिट्यूड पे होगी? नहीं होगी ना। तो इसको हम ज्योग्राफी में क्या कह सकते हैं? इसे लैटिट्यूडनल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? या लैटिट्यूडनल वेरिएशन बोल सकते हैं? या हम इसे क्या, आपके लैटिट्यूड की असमान रूप से हीट को अब्जॉर्व करने की इंटेंसिटी भी तो बोल सकते हैं।
कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूडनल क्या है आपका, वेरिएशन है, विषमता है किसकी, ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग की। अब यही शब्द वो पेपर में लिख देगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिट्टी पिट्टी गुल। ठीक है भाई, लैटिट्यूड में एटमॉस्फेयर की हीटिंग की वेरिएशन है। इक्वेटर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जितना ज्यादा हीट वो हो रहा होगा, शायद ये वाला हीट उतना नहीं हो रहा होगा। यही तो हम कह रहे हैं, तो हमने उसको क्या बोल दिया, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग। अब सोचो अगर लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, तो भैया ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो हीटिंग का है, तो यानी कहीं पे ज्यादा हीट हो रहा है एटमॉस्फेयर, कहीं पे कम एटमॉस्फेयर हो रहा है हीट। जहां पे ज्यादा हीट हो रहा होगा वहां पे लो प्रेशर, जहां पे कम हो रहा होगा हाई प्रेशर। यानी यही क्या कर रहा है, प्रेशर बेल्ट का निर्माण कर रहा है। वैसे भी मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि सूरज भगवान की अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षमता के द्वारा हीटिंग करने से ही हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है। वो हमने लेमैन लेके जब बोला था। आज हम उसे ज्योग्राफी का क्या कर रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लैटिट्यूड की बात करी, ठीक है। और जो ये प्रेशर का डिफरेंस है, तो हमने इसको क्या बोल दिया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट बन रही है। जैसे कि प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या हो गया, अब डरो क्यों रहे हो, क्या हमने उस दिन बताया था कि ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर पोलार लो प्रेशर, फिर पोलार लो प्रेशर, और फिर वो फिर पोलार हाई पोलर हाई। क्या आपको एक बेल्ट नहीं दिख रही, ये लो प्रेशर की बेल्ट है, हाई प्रेशर की बेल्ट है, ये लो प्रेशर की बेल्ट है, हाई प्रेशर की बेल्ट है। तो अब उसको हमने बेल्ट के रूप में लिख देंगे, ठीक है। और ये बेल्ट क्यों बनी, पहले कारण के कारण। तो उसको हम लिख देते हैं इमरजेंस। यहां जिसको कोई समझ में नहीं आ रहा वो एक नहीं 1 लाख बार पूछे, ठीक है। प्रेशर बेल्ट, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोल रहा हूं, ना कम पढ़ाता हूं ना ज्यादा पढ़ाता हूं, सटीक पढ़ा रहा हूं, उतना सटीक सीख लो। और अपने सोर्सों को मिनिमाइज कर लो, सोर्स मैक्सिमाइज करने से आपको कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है ना। अकेला ही काफी हूं आपका एग्जाम निकालने के लिए, ठीक। यहां तक क्लियर है। क्या यह 2 पॉइंट मेरे क्लास के हर बच्चे को समझ में आए। लैटिट्यूड वेरिएशन हुआ एटमॉस्फेयर हीटिंग का, और उससे क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट हुई। इमरजेंसन मतलब उत्पन्न हुई प्रेशर बेल्ट, हो सकती कहीं हाई प्रेशर की कहीं लो प्रेशर की, ठीक है। अब हम दूसरी चीज समझते हैं जो आज मैंने सुबह की क्लास में आपको हिट जो है क्या कहता हिंट दिया था। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। ये आपके फटाफट हमने खींच लिए, ये इक्वेटर वाला जीरो वाला हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। यानी कि ये जीरो, ये 22.5 नॉर्थ, सॉरी 23, ये 23.5 साउथ, हो गया कि नहीं हो गया। ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आज तो हमने ये भी देखा था कि कहाँ कहाँ से गुजर रही है, देखा नहीं देखा था। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर सूरज का एपरेंट मूवमेंट हो रहा है, वैसे सन मूव नहीं करता है, ठीक है, सन तो स्थिर है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। क्लियर। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, और इस परिक्रमा में 365 दिन लगते हैं, इसलिए 1 साल होता है। और पृथ्वी एक परिक्रमा अपनी ही खुद की एक्सिस पे घूम रही है 24 घंटे में, जिससे दिन रात होते हैं। ये तो लगभग हर किसी बच्चे ने सुना होगा, सुना होगा नहीं सुना होगा, ठीक है। तो जो सूरज भगवान है, उस सूरज भगवान के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, समझ में आया। और जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो सूरज और पृथ्वी का जो एक्सिस है उसके सापेक्ष 66.5 झुकी हुई है, ठीक है। और दूसरा, पृथ्वी अपनी भी एक्सिस पे क्या है आपकी 23.5 झुकी हुई है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ आपका, मैं देख रहा हूं अपने आसपास कुछ चीज मिल जाए तो मैं जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जाम्पल में समझा पाऊं, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं ये पानी पीता हूँ, ये ढक्कन से समझाता हूँ आज आपको। अरे एप्पल से समझाऊं? एक सेकंड रुको, मैं एप्पल लेके आ रहा हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका। ठीक है, भागेगा कोई नहीं। ये बच्चों देखो, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट छोड़ो, बैक्स का है, मोम का है ये, ठीक है ना, क्लियर। ये हमारा पृथ्वी का गोला है, ठीक है ना, सबको दिख रहा है पृथ्वी का गोला, ठीक है ना, कंसंट्रेशन हाई, हंसी मजाक नहीं, ठीक है ना, क्लियर। अब इसकी खुद की एक्सेस क्या होगी? ये मैंने मान लो इसकी एक्सेस निकालनी है, तो मेरे को इस पेन को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा और आर पार निकालना पड़ेगा, यानी इसके अंदर जो बीचों बीच है इसके और इसके, वो है इसकी एक्सेस। समझ में आया? यानी मैं इस पेन पे ऐसे रख देता हूँ, क्लियर। अभी ये अपने एक्सिस पे है, लेकिन अगर कोई कहे पृथ्वी अपनी एक्सिस से 23.5 झुकी हुई है, तो यानी कि मुझे एप्पल को ऐसे झुकाना पड़ेगा। क्या आपको दिख गया? ये हो गया 23.5 अपनी एक्सिस पे। अब एग्जैक्ट 23.5 कितना होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ झुकाव तो होगा ना। और अगर पूरा ऐसे झुकाव हो गया तो ये 90 डिग्री बन गया, बन गया नहीं बन गया? तो ऐसे तो है नहीं, यानी अपने एक्सिस पे क्या है, ये है एक्सिस, और उस पर ऐसी थोड़ी झुकी हुई है। सबको दिख गई? अब यही एक्सिस क्या करेगा आपका, क्या करेगा बच्चों, जो ऐसे झुका हुआ है, ये झुका हुआ सेम मैंने ऐसे कांस्टेंट कर ले रहा हूं, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सूरज मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये है सूरज, और ये चक्कर लगाए चक्कर, ऐसे 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 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब ये चक्कर लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच के भी एक एक्सेस हुआ। एक्सेस मतलब इस रेखा को इस रेखा से जोड़ो तो ये एक्सेस होगी। फिर एक बार और इस एक्सेस के सापेक्ष भी 66.5 झुका हुआ, यानी एक बार और फिर एक ऐसे झुका हुआ है, और यानी ये ऐसे झुका हुआ चक्कर लगा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझो कि जब वह इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या सूरज चारों, सूरज कहीं घूम रहा था? सूरज नहीं घूम रहा था ना, लेकिन सूरज के सामने जो है पृथ्वी वो घूम रही है, और सूरज अपना क्या है, एक स्थिर पोजीशन पे है, जो अपना प्रकाश इस तरीके से फेंक रहा है। से यस और नो? और सूरज तो पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है कि नहीं बच्चों? आपको पता है ना, पृथ्वी से तो बहुत बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम का मास्टर ही वही है, 99% मास और सब कुछ उसके पास है कि नहीं है? तो यानी ये सूरज का गोला तो बहुत ही बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आपने कभी नहीं सोचा कि सर सूरज तो इतना बड़ा होगा, तो वो तो हर जगह से लाइट दे रहा होगा, तो यानी कि पोल पे भी तो लाइट हमेशा पड़नी चाहिए। तो पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? ठीक है, एक्चुअली में जो हमने अभी पृथ्वी बनाई है ये झुकी नहीं है। अगर तुम इसको झुका दोगे, समझ में आया, तो ये बिल्कुल क्या कर देगी, एक जगह अंधेरा कर देगी। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि ये सेब है, इस सेब पे मैं अगर प्रकाश डालूं, ठीक है, तो मुझे एक आर्टिफिशियल सन बनाना पड़ेगा। मैं अभी एक आर्टिफिशियल सन बनाता हूं आपके सामने। मान लेते हैं ये आर्टिफिशियल सन क्या है, मेरा मोबाइल। आपके हाथ में जो भी गेंद गोला जो भी है, ढक्कन वक्कन, सब अपने अपने मोबाइल को, लाइट को ऑन करके उस पे मारो। मार रहे हैं सब, बिलीव मी, मारो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एकदम जो भी आपकी वस्तु है उसके बीचों बीच तो एकदम ठीक ठाक क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। पड़ रही है नहीं पड़ रही? वो बीचों बीच है इक्वेटर, ठीक है ना बच्चों, सबको दिख रही है। और उसके ऊपर वाले और नीचे वाले भाग पे लाइट पड़ रही है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी की नहीं पड़ रही है, वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब पृथ्वी अपने एक्सेस पे घुमाना शुरू कर दो,
तो अगर आप पृथ्वी अपने एक्सिस पे घुमा रहे हो, ठीक है, और वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, तो अभी जो आपका सामने वाला फेस है, ठीक है ना, वो सामने वाला फेस 24 घंटे में दोबारा लौट आएगा। अगर सामने वाला फेस समझ में नहीं आ रहा तो उस पे पेन से ऐसे कोई निशान लगा दो टिक का कि ये है हमारा फेस, काला काला लगा दिया। अब यही काला काला वाला यहीं पे कब लौट के आएगा, देखो, गया 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 और ये आ गया, यानी एक चक्कर लग गया। और एक चक्कर में हम क्या बोलते हैं, आपका 24 घंटे लगते हैं, यानी 24 घंटे में सेम वही पॉइंट सूरज के सामने आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आधा घंटा करते हैं। जो मैंने निशान लगाया है वह निशान एकदम अंधेरे में कब पहुंचेगा, अब। लेकिन अब क्या हो रहा होगा, आधा चक्कर यानी 12 घंटे। ठीक है, यानी कि 12 घंटे तक क्या रहा, वो छाया में रहा। लेकिन अगले 12 घंटे फिर से हो गया, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। क्लियर हो गया सभी को? अब जो मोबाइल से नहीं कर रहा उसको क्लियर नहीं होगा, देख लेना। यानी कि हमारा 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात हो रही है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस शेप को झुका दो आप, ऐसे झुका दिया, यानी कि हमने पृथ्वी को एक्सिस पे झुका दिया है। और एक बार और झुका दो, क्योंकि 66 हाफ और झुकाना, एक बार और झुका दिया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे सेब का ऊपर वाला पार्ट पूरा प्रकाशमय हो चुका है, लेकिन जो नीचे वाला चला गया है अंधेरे में, गया कि नहीं गया? देखो, ये नीचे वाला पार्ट चले गया अंधेरे में, समझ में आया? लेकिन ऊपर वाला हो गया प्रकाश में। अब पृथ्वी घूमेगी अपने में, तो पृथ्वी 24 घंटे घूम रही है, लेकिन ऐसे ही झुके हुए घूम रही है, तो ऊपर वाले में पूरा प्रकाश मिल रहा है हमें बच्चों, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी पूरा नॉर्थ पोल प्रकाश में रह रहा है 6 के 6 महीने में। क्या ये बात समझ में आ रही है? और पूरा साउथ पोल अंधकार में चले गए 6 महीने में। लेकिन इस शेप को सीधा कर दो तो क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है, समझ में आया? लेकिन इसको थोड़ा तिरछा कर दो तो क्या चले जा रहा है? एक बिल्कुल चला जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आप खुद करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। एक, क्योंकि देखो जैसे हमने झुकाया था तो ये फेस आगे चले गया था और ये पीछे चले गया था, तो फिर इस पे थोड़ी टॉर्च की लाइट पहुंच रही थी, वो तो अंधकार में ही निकल गया। निकल गया था, नहीं निकल गया था? ठीक है, एक बार खुद से करके देखना। फिर वैसे एक बार मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्या मौसम और ऋतुएं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हवा में इतना ही जानना जरूरी है। ठीक, तो हमारा यानी कि पृथ्वी पे प्रकाश का डिस्ट्रीब्यूशन भी समय समय के संग बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? तभी तो एक टाइम पे नॉर्थ पोल प्रकाश 6 महीने, 6 महीने का अंधेरा, एक बार साउथ में, जो नॉर्थ में हो रहा होगा उसका उल्टा साउथ में हो रहा होगा। ठीक है, अब हम दूसरी चीज समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मकर संक्रांति, सुना होगा, नहीं सुना? कहते हैं कि सूरज हमारे उसमें आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्री है, तो आप अपने हिसाब से समझो। हमारे में जो है गर्मी ऋतु कब आती है और हमारे में जाड़ा वाली ऋतु कब आती है? यानी इस समय हमारी जाड़ा वाली ऋतु है कि नहीं है? इस समय हमारे दिन छोटे हैं कि नहीं है? शाम को 5:30 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। लेकिन इन्हीं की बात करें हम, जून जुलाई में तो 7-7 बजे तक उजाला रहता है। यानी कि जाड़े में दिन छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। या इसका उल्टा कर लो, गर्मियों में रात छोटी हो जाती है, जाड़े में रात बड़ी हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? ये बोला जाता है कि जो सन का अपरेंट मूवमेंट है, ठीक है, ये हमारे मार्च के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो जाता है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होने के कारण हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है क्या, गर्मियों का मौसम। ठीक है, और यह जून जुलाई तक रहते रहते अगस्त में फिर से क्या होता है, अगस्त के बाद सितंबर से फिर से इसका अपरेंट मूवमेंट चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो यानी कि अब कैप्रिकॉर्न में ये उजाला ज्यादा कर रहा होगा और हम कहाँ चले गए, अंधेरे में। समझ में आ गया? तभी तो आप मकर संक्रांति मनाते हो। क्यों मनाते हो? कि भैया सूर्य हमारे अच्छा हमारे गोलार्ध में आ रहा है, अब इसका वेलकम करो, क्योंकि सूरज भगवान आएंगे तो फसल भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बिना सूरज भगवान के कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो वो भी आपको क्या दिखाना चाह रहे थे? वो भी आपको यह चीज दिखाना चाह रहे थे
कि भैया गर्मियों के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा महिमा रहेगी सूरज भगवान की, और जाड़ों के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो हमें को छोड़ के वहां चले गया होगा अप्रैंट मूवमेंट। क्या आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है। अब आप आ रहा होगा सर इक्वेटर पे क्या होगा, तो इक्वेटर पे तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, क्योंकि वो बीच का बिचौला है। चाहे वो ऊपर जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मूवमेंट हो तो भी इक्वेटर में उतना ही प्रकाश डालना होगा, चाहे वो सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हो जाए तो भी इक्वेटर में उतना ही प्रकाश डालना होगा, क्योंकि सन बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन प्रकाश की तीव्रता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में अलग अलग होगी। इस समय की बात करें तो इस समय हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सन का अपरेंट मूवमेंट दक्षिणी गोलार्ध में है, वो कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास है। समझ में आया? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ जाड़े हैं, तो अपने देश को समझ के कर लेना। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर हम कह रहे हैं कि मार्च में सूरज का अपरेंट मूवमेंट इस दिशा में ज्यादा पड़ता है और जाड़े में अभी इस समय इस दिशा में ज्यादा पड़ रहा है, तो ये मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक सॉरी, ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। क्या आप अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन समझ पाए? एक्चुअली में हो तो पृथ्वी का रहा है, सूरज स्थिर है, लेकिन हम उन्हें समझने के लिए बोल रहे हैं आभासी मूवमेंट। ठीक है। अब आभासी मूवमेंट से क्या होगा? जब सूरज भगवान यहाँ होंगे गर्मियों के टाइम पे, तो यहाँ पे अपनी ज्यादा महिमा दे रहे होंगे, दे रहे होंगे नहीं दे रहे होंगे? क्लियर? और जब यहाँ पे ज्यादा महिमा दे रहे होंगे तो प्रेशर बेल्ट भी सन के साथ अपेरेंट मूवमेंट करती है, जो मैंने बताया ना शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब शिफ्टिंग करने का टाइम आ गया, यानी आपको भी प्रेशर बेल्टें अब 5-5 10-10 डिग्री ऊपर बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका में पहुंच रहा होगा तो सब आपको नीचे ऐसे ऐसे घटानी पड़ेंगी। समझ में आया? तो अब आप सोचोगे सर फिर ऐसे तो हम अक्षांश कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, गर्मी में कुछ आएंगे जाड़ में कुछ आएंगे। अरे नहीं, ये हम अपने को समझाने के लिए कर रहे हैं, अक्षांश तो वही रह रहे हैं। समझ में आया? अक्षांश टूट के भाग नहीं रहे, लेकिन वो फिनोमिना भाग जा रहा है, तो हमें अपनी कॉपी में भगाने पड़ेंगे उस फिनोमिना को समझने के लिए। या तो आप उतने वैज्ञानिक हो तो आप समझ रहे हो कि भैया सूरज शिफ्ट हुआ है तो अब हीटिंग पैटर्न भी तो शिफ्ट हो रहा होगा। तो जब हीटिंग पैटर्न शिफ्ट हो रहा होगा तो जहां पे सोचो अगर पहले सूरज का नॉर्मल रहता था, तो सूरज नॉर्मल में क्या यहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा बनाता था। अब अपरेंट मूवमेंट शिफ्ट हो गया इस पे, तो यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर बनाएगा ना। से यस और नो? पहले इसकी जब 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 वो यहाँ रहता था तो इसकी तिरछी जाती थी यहाँ पे, तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनता था। अब सूरज सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया तो इसकी तिरछी पहुंचेगी यहाँ कहीं पे, यानी अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन यहाँ कहीं बढ़ेगा, यानी जो 30-35 पे बनता था वो 40-45 पे बनेगा। ठीक है ना? क्लियर? भाई तुम टॉर्च से कहीं फोकस कर रहे हो दीवार पे और उस पर एक गोला मार दो कि इस दीवार पे हमारा लाइट का फोकस ये जा रहा है। अब तुमने टॉर्च हिला दी तो भैया वो फोकस भी तो चेंज हो गया, और जब फोकस चेंज हो रहा है तो फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर भी तो चेंज हो गया। ठीक है ना? क्लियर? तो ऐसे सन के अपरेंट मूवमेंट से हमें प्रेशर बेल्ट को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ये धीरे धीरे सीख जाओगे, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट समझ गए आप सभी लोग? ठीक है। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल सर्कुलेशन किस किस पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट है डिपेंड करेगा क्या, लैटिट्यूडनल वेरिएशन पे, कितनी हीटिंग हो रही है, और दूसरा डिपेंड करेगा प्रेशर बेल्ट कितने पे। ठीक है। इसी में एक नई स्लाइड ऐड करके यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। तीसरा करेगा माइग्रेशन ऑफ बेल्ट पे। अभी मैंने आपको इतना बड़ा माइग्रेशन सिखाया, ये पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूं जब ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो डरना नहीं है। माइग्रेशन ऑफ फॉलोइंग apparent पाथ ऑफ सन, इसको हमने ऐसे लिखा है इस पूरी कहानी को। ठीक है ना? क्लियर? और किस पे डिपेंड करती है? ग्लोबल पैटर्न। ग्लोबल पैटर्न इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कॉन्टिनेंटल मास है, कहाँ पे ओशन मास है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो ना कि हवा को तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर ही चाहिए, लेकिन पानी और जमीन दोनों की एक अलग अपनी अपनी क्या है, विशेषता है।
अगर हम पानी की बात करें तो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है एक। ठीक है, पृथ्वी जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी, तो यहाँ पे भी एक वेरिएशन पैटर्न बन सकता है कि नहीं बन सकता है, सोचो। तो 100% ग्लोबल सर्कुलेशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन पे भी निर्भर करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिलीव मी, ये स्टेटमेंट अगर आ गया ना कि हवाओं का पैटर्न किन किन पे डिपेंड करेगा, तो लोग सन वाला भी समझ लेंगे, लोग प्रेशर बेल्ट वाला भी समझ जाएंगे, ओशन वाला लगभग शायद ही लोग समझ पाए। और नहीं तो फिर एक लोगों का तुक्का क्या होता है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑल द एबव लगा दो। ठीक है, हमेशा ऑल द एबव आंसर नहीं आता, लॉजिक होना चाहिए। क्या इस पॉइंट का लॉजिक आपको समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, जैसे आपने वर्ल्ड मैप बनाया था ना, आप देख रहे थे नदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री लैटिट्यूड के बाद भी ठीक ठाक जमीन मिल रही थी और खूब चौड़ी मिल रही थी, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही नैरो मिल रही थी और कहीं कहीं पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो क्या वहां पे हीटिंग का फिनोमिना भी तो अलग होगा सूरज भगवान के कारण? ओशन जल्दी गर्म नहीं होंगे, देर तक गर्म होंगे, और ठंडे होने में भी टाइम लगाएंगे। उतनी देर में तो पृथ्वी ठंडी भी हो गई होगी, गर्म भी हो गई होगी। तो वहां पे एक लोकल नया पैटर्न बन जाएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर का। ज्योग्राफी बिल्कुल कठिन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की तरह ही आसान है। लेकिन ये शुरुआती क्लासों में आप, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं वैसे आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आप इरिटेट हो जाते हो एक ही स्टेटमेंट में बार बार बोलता हूं इसलिए। और वो इरिटेशन इतना तगड़ा हो जाता है कि आप सोचते हो कि अरे हटाओ, इनको सिंपल भी तो समझा सकता था ये इंसान, कि ये फेरल सेल होती है, ये हेडली सेल होती है, पोलर सेल होती है। जबरदस्ती इसने इतना लफड़ा कर दिया। मुझे पता है बच्चा ऐसे सोचता है। तो ठीक है, तुम ऐसे याद कर लो, पेपर में जब गलत होगा फिर मत बोलना, फिर बोलोगे ज्योग्राफी कठिन है, समझ में नहीं आ रही सर, एक छोटा सा बैच लगा दो 15 दिन का, मेरे एमसीक्यू बहुत गलत हो रहे हैं। अब जिसके एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस सेशन में ही गलत हो रहे हैं, तो क्या एग्जाम फोड़ेगा बताओ? नहीं फोड़ पाएगा ना एग्जाम। और यहाँ वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भयंकर रट्टा मार के आ गया है कि यहाँ पे जो जो सेल बनेंगी उनका नाम मुझे याद है, मेरे को तो इससे काम हो जाएगा। वो दिन गए, 2016 तक होते थे वो दिन, 2017 तक होते थे, सॉरी। अब वो दिन नहीं है, अब आपको कथन और कारण है, अब तो एलिमिनेशन है। ठीक है ना? तो अगर एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहा हूं तो भी धैर्यपूर्वक सुनो। यहां तक क्लियर? 4 पॉइंट क्लियर। अगला किस पे निर्भर करेगा ग्लोबल सर्कुलेशन? रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो, एक होता है आपका रिवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कि पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे घूमना, यानी ये सेम अपनी ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम जाए, दिस इज द रोटेशन। लेकिन ये अगर ये सूर्य है इसके चारों ओर घूमे तो इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। सबको समझ में आएगा? दिस इज द रिवोल्यूशन एंड दिस इज द रोटेशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जब रोटेशन होगा, ठीक है, तो रोटेशन होगा तो अब आप सोचोगे सर रिवोल्यूशन होना चाहिए था, रोटेशन गलत लिख दिया आपने शायद। रोटेशन से क्या विंड का सर्कुलर पैटर्न होगा? अरे मेरे प्यारे भाइयों, रोटेशन से ही तो बनेगा कोरियोलिस फोर्स। भूल गए? अरे वो मैंने बताया था कि एक जो सर्कस में या कोई खिलौना आता है, वो लड़की नाचती है, उसको चाबी भर देते हैं, तो ऐसे अगर तुम भी नाचो और हाथ बांध लो तो तुम गिर जाओगे, तो तुम्हें अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो कोरियोलिस फोर्स का जन्मदाता तो यही होगा। और कोरियोलिस फोर्स इनकी डायरेक्शन लेफ्ट राइट सब कुछ डिसाइड करेगा, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है ना? क्लियर? और हमने जब सन का एपरेंट मूवमेंट लिख दिया है तो वहां पे सब कुछ क्या है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि एपरेंट मूवमेंट का मतलब क्या है। समझ में आया? यानी पृथ्वी चक्कर लगा रहे रिवोल्यूशन और वो एपरेंट मूवमेंट तभी बन रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये मिनिमम चीज हुई। कितनी हो गई? मेरे ख्याल से 5 हो गई होंगी। रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, apparent movement of sun, emergence of pressure belt and latitudinal variation of atmospheric heating, ये डिसाइड करते हैं ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न। यहां तक क्लियर है?
ठीक, क्या ये जनरल सर्कुलेशन वही है जो हमने, जो क्या कहते हैं, परमानेंट विंड में देखा था ना? वो अलग है और ये अलग है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। तो अब हम समझते हैं, ठीक है, कि जो हमने अभी तक करा, तो अब उसमें समझने वाला पार्ट आ गया है। अरे मैं नई स्लाइड क्यों ऐड कर रहा था, ये तो स्पेशल क्लास है, इसमें तो चलो कोई बात नहीं, सब कुछ जायज है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का, ठीक है। अब मैं इस तरह का बना रहा हूँ, यानी ये 0 डिग्री इक्वेटर है। एक तरफ आप नॉर्थ हेमिस्फीयर मान लो, एक तरफ साउथ हेमिस्फीयर मान लो, जो जहां पे भी माने, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको खड़ा करेंगे तो हमें पता रहेगा ऊपर वाला ही नॉर्थ होगा और नीचे वाला ही साउथ होगा। अब चाहे आप इसको ऐसे खड़ा कर दें, चाहे आप ऐसे खड़ा कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मान लो मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूँ, तो मैं इधर नॉर्थ बनाऊंगा और इधर मैं साउथ वाला बनाऊंगा, ठीक है ना पैटर्न। ठीक, अब आपको पता है इक्वेटर पे सूरज की बहुत ज्यादा हीटिंग होती कि नहीं होती? और जब हीटिंग होती है तो भैया एक्सट्रीम लो प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा? कन्वेक्शनल करंट चलेंगी नहीं चलेंगी? से या नो? चलाएं कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट चली, कन्वेक्शन करंट चली, चली, यानी कि वो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर बन रहा होगा, तभी तो वो ऊपर उठी है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, आपकी अपने क्या है, हाई प्रेशर की तरफ पहुंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो रही है, हो रही है, क्योंकि नीचे से लगातार सप्लाई है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पहुंचेगा, कुछ और पहुंचेगा। तो अब जब यहाँ पे जो ये हैवी इनफ हुई होगा बंडल, तो ये अपनी अपनी दिशा में अपना अपना लो प्रेशर ढूंढ रहा होगा, ठीक है। या ये भी समझो कि जब ये नीचे से ऊपर पहुंच रहा होगा तो ये ठंडा हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा नहीं होगा? से यस और नो? और जब वो ठंडा हो रहा होगा तो फिर भैया ठंडे का मतलब क्या है, वहां पे हाई प्रेशर कॉज हो रहा होगा। तो कोई सा भी कारण ले लो, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इधर जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा, से यस और नो? और यह जाते जाते वैज्ञानिकों ने देखा कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास इन एयर का एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, यह इक्वेटर से इधर की तरफ चल रही है, इधर की मतलब यानी पोल की तरफ चल रही है तो पोल की तरफ ही मूवमेंट ना? सही है और नो? भाई इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो पोल ही तो बढ़ जाएगा, इधर आगे बढ़ देंगे पोल बढ़ जाएगा, यानी कि वह एक गर्म जोन से रिलेटिवली ठंडे जोन की तरफ चल रही है, नहीं चल रही। अरे भैया जितनी हीटिंग इक्वेटर में होती है उतनी हीटिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती होगी, उससे ऊपर जो भी है वो रिलेटिवली उससे ठंडा है, ठीक है ना। तो वो जब वो अपने सब ट्रॉपिकल जोन में 30 डिग्री के आसपास नॉर्थ में और 30 डिग्री के आसपास साउथ में पहुंचती हैं, तो रिलेटिवली ठंडे इलाके में पहुंचने के कारण क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। और ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठती है, तो फिर ये नीचे बैठनी शुरू हो जाएंगी, ये नीचे बैठनी शुरू हो जाएंगी, ये नीचे बैठनी शुरू हो जाएंगी, ये नीचे बैठनी शुरू हो जाएंगी। अगर इस पॉइंट पे हमने बता दिया 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 से 35 मान लो, और ये भी 30 से 35 जो है नॉर्थ साउथ है, ठीक है, डिग्री साउथ है, तो इसमें बैठ रही है, यानी अब सबसिडेंस हो रहा है। तो सबसिडेंस होता है तो हाई प्रेशर होता है, सबसिडेंस होता है तो हाई प्रेशर होता है कि नहीं होता? जब उठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लो प्रेशर, लेकिन जब नीचे सब्सिडाइज हो रही है तो हाई प्रेशर। और जैसे ही हाई प्रेशर यहाँ टकराएगा तो फिर अपने लो प्रेशर की तरफ भागेगा। लो प्रेशर कहाँ मिल रहा है नजदीक में, ये वाला, तो यहाँ से इधर मुड़ जाएंगी, यहाँ से कुछ इधर मुड़ जाएंगी, और ये पूरा एक सर्कुलेशन बन गया, ठीक है। आप बोलेंगे सर इधर भी नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, वो दूसरे सर्कुलेशन को पकड़ेंगी। लेकिन अभी की स्थिति में आपको ये सर्कुलेशन मिला कि नहीं मिला?
कौन कौन बच्चा ये समझ पाया? इसी को आपको गोले में क्या करना है, एज्यूम करना है। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। यहां मैं आपको 2D में समझा रहा हूं, मैं गोले वाला भी चित्र बनाऊंगा, डरने की बात नहीं है। यानी इक्वेटर पे कहीं ऐसे उठ रही होंगी और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन पे गिर रही होंगी। अब समझ में आया उसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे वहां पे सब्सिडाइज हो रहा है। सब ट्रॉपिकल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल के ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बच्चों, जो ये सर्कुलेशन होता है इसको ज्योग्राफी कहती है कि इसको हम हेडले सेल बोलते हैं। बताओ, यानी कि ये सर्कुलेशन तो हर कोई बच्चा पढ़ता ही है, बस वो ये नहीं जान पाता था कि इसको हेडली सेल बोलते हैं। सोचो कितना आदमी मूर्ख बनता है जब हेडले सेल क्वेश्चन आता है और वो ऐसी गिव अप कर देता है। या जो हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, क्या उस बच्चे को इतना भी याद करने में कोई आफत हो जाएगी कि जो मैं सर्कुलेशन डेली अपनी कॉपी में बना रहा हूं वो हेडले ही है? सोचो। ठीक है, यहीं पे बच्चा क्या करता है, गेम खेल जाता है। क्योंकि तुम प्रीलिम्स लेवल की किताबें पढ़ोगे तो वहां पे हेडले सेल मिलेगा ही नहीं, लेकिन पेपर में देखोगे तो वो पूछ रहा है। तो यानी कि हमें अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा शॉर्टकट की जगह लॉन्ग कट पे ले जाना पड़ेगा। ये वाला मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब मुझे बताओ कि 30-35 के थोड़ा आगे यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 65 वाला होगा नॉर्थ, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो 90 वाला नॉर्थ पोल आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? से यस और नो? क्लियर? ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पोल रीजन की बात करें, पोल पे क्या है? तो पोल पे तो आपको पता है बहुत ज्यादा ठंड है कि नहीं है ठंड ज्यादा? से यस और नो? ठीक। तो यानी कि वहां पे तो आंख बंद करके एयर का सब्सिडेंस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही तगड़ी और ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं। ठीक है, और बर्फीली हवा में तो हमेशा सब्सिडेंस होता है कि नहीं होता? यानी कि सब्सिडेंस को मैं हाई प्रेशर लिखूं कि लो प्रेशर लिखूं? जल्दी बताओ। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो यानी कि यह जोन 100% हाई प्रेशर है, 100% हाई प्रेशर है, तभी तो हम उसे पोलर हाई कहते हैं। सब फिजिक्स चल रही है। किसने नजर लगाई है मेरे को? ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जो ये नीचे हाई प्रेशर बना है पोल पे, चाहे आप नॉर्थ का देख रहे हो चाहे साउथ का देख रहे हो, तो ये अगर हाई प्रेशर यहाँ पे सब्सिडाइज हुआ है तो ये टकराने के बाद ऐसा तो नहीं कि इसमें छेद करके अंदर निकल जाएगा। अगेन जैसे ये वाला हाई प्रेशर अपना लो प्रेशर को ढूंढ रहा था तो ये भी ढूंढेगा। ठीक है, उधर जाएगा तो कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ये इधर ही एक ऑप्शंस बचा है इधर की तरफ आने के लिए। ठीक है, यानी कि जो इधर से जो आ रही हैं ये ठंडी वाली क्या है आपकी, क्या है आपकी सर्कुलेशन है। कोल्ड सर्कुलेशन है कि नहीं, पोल से आ रही है। और एक इधर से भी जो है हाई प्रेशर वाला आ रहा है। इन दोनों में रिलेटिवली ठंडा ज्यादा कौन सा है, नीला वाला कि काला वाला? बताओ, कमेंट ऑन कर रखें, जल्दी बताओ। ब्लू वाला। ठीक है, और काला वाला क्या है, गरम वाला। समझ में आया? अब जैसे ही ये यहाँ पे मिलेंगे, जैसे ही इनका मिलन होगा, तो ये मिलन करा ले इनका, ये कराओ, नीले वाले को लेके आओ। ठीक है, नीले वाले को लेके आओ, ये इनका मिलन पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। यानी कि पोल रीजन से कोल्ड एयर आ रही है। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से वार्म एयर आ रही है।
ठीक है ना, क्लियर। ठीक, अब इस वार्म और कोल्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो कोल्ड एयर है ये नीचे बैठना चाह रही है, वार्म एयर है ये ऊपर उठना चाह रही है, दोनों का नेचर अलग है कि नहीं अलग है, से यस और नो, समझ रहे हो नहीं, है कि नहीं है। तो क्या होता है, ये है आपकी सब पोलर हाई प्रेशर जो आ रही होती हैं, यह काली वाली थी सॉरी, ये नीली वाली को भी अपने संग थोड़ा बहुत उठा के या उसको वहीं पे प्लस माइनस जीरो करके अपना आगे बढ़ जाती है। सबको समझ में आया ये। तो रिजल्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, गरम वालों की जीत हुई, और जीत हुई तो तभी वो ऊपर उठ रही है। अब उन्हीं की क्यों जीत हुई, तो ये भैया ज्योग्राफर से पूछो, इसी 65 पे ही क्यों हुई, यह प्रगति से पूछो। समझ में आया, क्लियर। और अगर यहाँ पे कुछ उठ रहा है तो मैं इसे लो प्रेशर को बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, लो प्रेशर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। तो यानी यहाँ पे सब पोलर लो होता है कि नहीं होता, समझ में आया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अभी ठंडा होना शुरू होगा, तो फिर ये अपने क्या करेगा, दो दिशाओं को पकड़ेगा, एक सर्किल इधर से पूरा कर लेगा, एक सर्किल इधर से पूरा कर लेगा। क्या यहाँ पे आपको एट ए टाइम एक साथ दो दो सेल बनती हुई दिख गई, एक दो इधर की तरफ बन रही है और एक इधर की तरफ बन रही है। जो ये पहली वाली बन रही है इसको बोलते हैं हमारी फेरल सेल, और ये वाली जो सेल बन रही है इसको बोलते हैं पोलर सेल। समझ में आ रहा है, ठीक है। हर सेल का अपना अपना रीजन है, सेम अगर हम सदन में बनाए तो हम कैसे करेंगे फटाफट। तो वो ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने डायग्राम को अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, तो फिर आपका इफ वर्ड भी नहीं आया करेगा। ठीक है, आपको पता है नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो फटाफट क्या है, ये कोल्ड वाली है तो थोड़ी एक इधर आएगी, ठीक है, इधर आएगी इधर आएगी, लेकिन इधर वाली क्या है, वार्म वाली है, तो वार्म वाली भी इसको उठा के ऊपर लेके चले जाएगी, ऊपर ले जाएगी तो फिर से हाई प्रेशर हाई प्रेशर, एक इधर ढूंढेगी एक दूसरे देंगी, ये पूरी सर्किल हो गई। इसको हमने बोल दिया पोलर सेल और इसको हमने बोल दिया फेरल सेल, मामला खत्म। ठीक है, इस पैटर्न को बोलते हैं हम, क्या पैटर्न आपका, ग्लोबल विंड पैटर्न या ग्लोबल एटमॉस्फेयर पैटर्न। क्या ये सबको समझ में आया। अब आपकी कहानी केवल एमसीक्यू तक ही रहती है। आधे सोच रहे होंगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अरे खुद इमेजिन करो ना, वो क्वेश्चन पूछ देगा फेरल सेल का फिनोमिना इक्वेटर से स्टार्ट होता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा ना। हैडली सेल जो है इक्वेटर से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, समझ में आया, क्लियर। अब दो चीज समझते हैं, इसमें ऐसी सेल निकालो जो टेम्परेचर के प्रभाव से जनरेट हो रही है। निकालो बच्चों, देखता हूं आपका कितना दिमाग चल रहा है। जो टेम्परेचर के प्रभाव से निकल रही है, बताओ फटाफट। तीन सेल है, एक हेडली है, एक फेरल है, एक पोलार है। इसमें तापमान के कारण कौन सी निकल रही है, हेडली एंड पोलार। आशीष तो हमेशा सबसे बेवकूफ इंसान है इस क्लास का। आपने देखा इक्वेटर पे एक्सेसिव हीटिंग हुई, हीटिंग से क्या हुआ, लो प्रेशर हुआ, काम हो गया। पोलार पे एक्सेसिव कोल्ड हुई, सब्सिडाइज हो गई, तो आपकी आंखों में थर्मोडायनामिक दिख नहीं रही। यानी हेडले सेल और पोलार सेल क्या है, आपकी टेम्परेचर इंड्यूस्ड है, और जबकि फेरल सेल वो है यांत्रिकी, ठीक है ना, यानी कि वो मैकेनिकली इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों, एक दूसरी को उठा के भाग रहा है। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। अब इसी को वो उल्टा कर देंगे, कह देंगे फेरल सेल जो है टेम्परेचर के प्रभाव से बनी है। क्यों बनी है, टेम्परेचर के प्रभाव से कहाँ बनी है, यांत्रिकी प्रभाव से बनी है। ठीक है, यांत्रिकी समझते हो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिक वाला काम हो रहा है, यहाँ पे थर्मल वाला काम हो रहा है, ठीक है ना। ये थर्मली इंड्यूस्ड है, ये भी थर्मली इंड्यूस्ड है, लेकिन ये मैकेनिकली इंड्यूस्ड है। समझ में आया आशीष।
साइंस लगाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको एक बार आपका क्या कहते हैं ग्लोब में बनाने का एक बार रिस्क लेता हूं, देखते हैं किसको समझ में आता है किसको समझ में नहीं आता है। उससे पहले जो है मैं थोड़ी स्लाइड की भी बात कर लूं। कुछ नए कोर्स आए हैं जो आपकी बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। यह है वो कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जीएस का पेपर 4 सर ने शुरू कर दिया है। 3:30 बजे से सर का कोर्स हो रहा है। एक क्लास आपकी निकल गई है और आज की क्लास कर लेना तो 2 क्लास निकल जाएंगी। अब ये मत मेरे से पूछो कि सर हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबको मैंने एक थंब रूल बना दिया कि अगर तुम्हें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो आपका प्रीलिम्स कम मेंस का क्या चलना चाहिए, काम चलना चाहिए। ठीक है, यानी एक दिन में जितना तुम प्रीलिम्स में ध्यान दे रहे हो उतना ही तुम्हें मेंस में भी ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर। और मेंस को 2 भागों में बांट देना, एक जीएस वाला और एक आप अपना वैकल्पिक वाला। इसका बैलेंस डे 1 से जो चला के रहेगा वही लास्ट में विजेता बनेगा। इसका बैलेंस जिसके पास नहीं है वो कितना भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले, कितने भी मेंस लिख ले, उसके अच्छे नंबर नहीं आने हैं। तो आप खुद सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये आपने हमें डे 1 से क्यों नहीं बताया। अगर डे 1 से बता भी देता तो अभी कोई मेंस की क्लास चालू तो हुई नहीं थी। ठीक है, अब चालू हो गई तो अब सबको बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, तो सभी जने एक साथ सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। अब इसमें भी होगा आपका कि सर हम 23 वाले हैं, हम 24 वाले हैं, 25 वाले हैं, हम 22 वाले हैं, क्या हम ऐसा करें कि नहीं करें। तो फिर मैंने क्या बोला, आपकी प्रिपरेशन जिस दिन से स्टार्ट हो रही है वो अगर प्रीलिम्स कम मेंस के हिसाब से होनी चाहिए तो क्या आप पूछोगे ऐसे क्वेश्चन कि हमें 25 में पेपर देना है 24 में देना है। समझ में आया, नहीं पूछोगे ना। तो डे 1 से ऐसी तैयारी करो। ठीक है, अलग अलग खोपचे में तैयारी मत करो मत करो मत करो। ठीक है, एक छोटे से यूट्यूब में सर्च मार लो, हर टॉपर ये बोलता है प्रीलिम्स और मेंस को अलग तरीके से नहीं देखते। लेकिन इस दुनिया का दस्तूर है 99% इसे अलग तरीके से दिखाते हैं। मेरी भी प्रिपरेशन में मेरे को अलग तरीके से दिखाया गया था। समझ में आया, क्लियर। अगर हमें पता होता कि एक तो बिना टीचर के पढ़ रहे हैं और ऊपर से मेंस को भी हमें साथ लेके चलना है तो मामला कुछ और होता। समझ में आया, क्लियर। तो सही टाइम पे सही ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है तो वो उसकी अहमियत नहीं समझते, वो सोचते हैं कि ये तो ऑब्वियस चीज है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, 1-2 साल फेल हो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन में क्या दिक्कत है। और वो तो सबसे बड़े महान लोग हैं जो 3-3 4-4 साल से फेल हो रहे हैं उसके बाद भी ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है कि नहीं है। क्यों, वो कभी मेंस को देख ही नहीं पा रहे। और जिस दिन वो मेंस को देखने लग जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यार हमारा प्रीलिम्स और ज्यादा मजबूत हो गया। फिर ढूंढेंगे उन लोगों को कि जो मना करते थे, ना वो लोग मिलने वाले, अगर मिल भी गए तो तुम कौन सा कुछ उसका कर लोगे, कुछ कर लोगे। समय गया तो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कृपया करके क्या है, सर की क्लास में पहुंचिए। और शायद मैं एक अकेला ही टीचर होऊंगा जो किसी दूसरे टीचर की स्लाइड को इतनी देर रोक के इतना भाषण मैंने सुना दिया। समझ में आया, क्लियर। ऐसा अपना काम नहीं है कि ठीक है बच्चों अब ये होगा, ये सारे कोर्स हैं देख लो फटाफट, ये है, ये है मेरा रेफरल कोड, ये सब ड्रामा नहीं करता मैं। हर जगह जहां समझा रहा हूं वहां समझ जाता हूं। ठीक है, क्लियर। तो प्लीज 3:30 बजे क्लास में प्रकट हो जाना आप सभी। बैच कोर्स क्या होते हैं, बैच कोर्स वही जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एजुकेटर मिलकर पढ़ाते हैं। तो इतने ऑप्शनल ऑलरेडी चल रहे हैं, पबैड, हिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशोलॉजी, तो जो भी आपका ऑप्शनल है इनसे संबंधित टीचर से जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद जो है आपका हमारा अगला है, ये उन्नत नाम का बैच आ रहा है। और
क्लास ओवर नहीं हुई है बेटा, ये बीच में स्लाइड आते हैं स्पेशल क्लास में, इसका नियम याद रख लो, ठीक है। बीच में बतानी पड़ती है, उसके बाद क्लास दोबारा होती है। क्विक रिवीजन अगर आपको करना है आर ओ वाला, तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास में तो आर ओ वाले बच्चे आते ही नहीं है, तो भैया वो ये देख ले, ये आर ओ के एक्सपर्ट टीचर है। वो बात अलग है कि सेम एक्सपर्ट टीचर फिर यूपी पीसीएस के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, और सेम ही एक्सपर्ट टीचर फिर लेखपाल के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, और बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या कहते हैं, क्या डायनामिसिटी है कि नहीं है। और सेम लेखपाल लेवल का आपको आर में पढ़ाया जाएगा, सेम लेखपाल लेवल का आपको यूपी पीसीएस में पढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है भैया, मेरे को तो कोई किसी बैच में डाले तो मैं जाऊं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इंसान कैसे जो है इतनी जल्दी बैच फ्लक्चुएट कर सकता है। आपको सेम पर्सनालिटी दिखेंगी किसमें, मेंस वाले में भी देखना आप इनको चिन्हित करो इस चीज को, और इस चीज के लिए भी एक आवाज उठाओ कि हमें एक टीचर एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, टीचर अपना बेस्ट नहीं दे पाता। मैं भी अगर सुबह दोपहर शाम तीन तीन कैटेगरी को पढ़ाऊं तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। मैं इतने सालों से केवल और केवल यूपी पीसीएस पढ़ा रहा हूं, तब जाके मेरा इतना अच्छा क्या बना है, कॉस्ट बेनिफिट बनी है, ठीक है ना। क्लियर। ये जीएस वाला बैच है, इसमें आपको ये सारे टीचर दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, इधर यूपी पीसीएस साइंस एंड टेक, ये आर ओ साइंस एंड टेक। आपको ऐसा नहीं लगता कि आर और यूपी पीसीएस में जमीन आसमान का अंतर, सूरज और तारों का अंतर है कि नहीं है? ठीक है, तो आप इस हिसाब से देखें और इस चीज को आप समझे करें, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आर ओ की प्रिपरेशन मत करो, आप करो, ठीक है। लेकिन आप अपने दिमाग में ये क्लियर करो कि कौन यूपी पीसीएस वाला टीचर, अगर हमें खुद से भी अपनी टीम बनानी पड़े तो क्या है, कैसे बनाएंगे, ठीक। और उसमें कोई अन्याय नहीं है, आपने पैसे दिए, आप स्वतंत्र हो अपनी खुद की टीम बनाने का और अपने खुद के डिसीजन लेने का, ठीक है। अब हम उसे गोले में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंप्लीट पेपर होगा भाई मनोज सर, तुम्हें प्रसाद चाहिए क्लास में है भाई, उनकी प्रोफाइल में जाके देखो उन्होंने क्या क्या कोर्स लगाया है, ठीक है। तुम जैसे बच्चों के कारण ही कोई टीचर अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाता, ठीक है। कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, अरे तुम्हें क्या मतलब, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ के आ जाओ, या तुम जो है कोई वो हो कि कंप्लीट नहीं करोगी तो उन्हें हंटरों से मारोगी, जबरदस्ती की, मतलब इतनी नॉनसेंस चीजें आपके दिमाग में आ कहां से जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार, जितना टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तुम उतना तो डाइजेस्ट करो ना, कि कंप्लीट होगा कि जे होगा वो होगा। अगर मान लो कंप्लीट नहीं होगा, तीन चार उन्होंने लेक्चर करा दिए, तो तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा, जरा बताना मेरे को। अपने एटीट्यूड को सुधारो, यही एटीट्यूड तुम्हें फेल करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। एस्पायरेंट हो, एस्पायरेंट की तरीके से रहो, कि हमें जो सीखने को मिल रहा है क्या है, हम वह सीखेंगे। ये फालतू की चीजें छोड़ो, मार्केटिंग वाले की, वो कंप्लीट है कि नहीं है, ये कब होगा, ये कब होगा। फ्यूचर का कम सोचो, प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसको डाइजेस्ट करो, सिलेक्शन अपना आप हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है आपका इक्वेटर है बच्चों, सभी को दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। थोड़ा मैं इक्वेटर पहले तो अपने को इधर करता हूँ, इक्वेटर थोड़ा पीछे बनाता हूँ, नहीं तो क्या हुआ, डायग्राम हैम्पर होगा। वैसे इक्वेटर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ऐसे कर दे रहा हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है ना। अब एक सेल जो है आपकी हमें बनानी है, यानी कि एक लाइन और मैं खींचता हूं, मतलब अगर आप गोले में दिखाओगे तो वहां कैसे दिखाओगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा होगा, ध्यान देना, एकदम कंसंट्रेशन एक्सट्रीम लेवल का, ठीक। यहां से इक्वेटर से उठी होगी, यहां पे सब्सिडाइज की होगी, और फिर उसने एक ऐसे अपना एक सर्कुलर पूरा कर लिया होगा, 3D में सोचो, ठीक है। जो पहला सर्कुलेशन है, यह क्या है, हेडले सेल है कि नहीं है कि नहीं है, ठीक है। फिर एक दूसरा सर्कुलेशन होगा, कैसे वाला, यहां से ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे,
तीर सब बदल रहे हैं, इन तीरों की, हर एक तीरों की क्या है, कीमत है। और यह बनेगा आपका फेरल सेल, ठीक है। फिर एकदम पोलार वाले रीजन में, पोलार से ऐसे सब्सिडाइज करो, यहां से ऐसे करो, ऐसे करो, दिस इज द पोलार सेल। क्या तीनों सेल बन गए? इधर आके क्रॉस चेक कर लो। और इधर आके क्रॉस चेक करना बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो यानी कि इमेजिन करो, ठीक है ना। इस तरीके से ये सेल बन रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब इसमें एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे दिशा को मिस कर रहे हैं। यानी कि ये आप सोचो, मैंने यहां से ये इधर ही क्यों ली और उधर के इधर क्यों ली, ये तो आपको बहुत आसान समझ में आ रहा होगा कि पहला उठाव कहाँ से हुआ होगा, इक्वेटर के गर्म होने पे हुआ होगा, ये इधर आई होगी, हैवी इनफ होके ठंडी होके यहाँ सब्सिडाइज कर गई होगी, ये चैन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा वाला हमने इधर से क्यों बनाया, इधर की तरफ हमने उल्टा क्यों नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि जो सब्सिडाइज हुई होगी वो अपने लो प्रेशर को देखने भागी होगी, भागी होगी नहीं भागी होगी, से yes और नो। और पोलार से जो ठंडी वाली आई है उसको उठा के ये भाग गई इधर की तरफ। तो इन डायग्रामों के भी चिन्हों के क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, समय आने पे मैं बताऊंगा। और ऐसी पोलर में हमने करा होगा, सब्सिडाइज करा होगा, और वो उसको उठा के कैसे ले गया। कोई बच्चा है आप में से जो इनको समझ नहीं पा रहा है, या जो सोचे कि सर फेरल को आपने ऐसे और ऐसे क्यों नहीं बनाया, आपने फेरल को ऐसे ऐसे क्यों बनाया, उसका लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक बार आप अपनी रफ कॉपी में दोबारा बना के देखना प्लीज, आप यही पैटर्न बनाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के ऑप्शनल में फिर कंप्रोमाइज होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है ना। सेम यही नीचे की तरफ बनाना चाहें तो नीचे की तरफ क्या पैटर्न बनेगा, अभी पिक्चर बाकी है बच्चों। तो यानी कि फिर से मैं पहले एक तो क्या खींचूं, सब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली खींच देता हूं। तो नियम हमारा वही है, सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहां से उठावा आया होगा, तो अब देखो उठावा उल्टा हो रहा होगा, ये गर्म हो रहा होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये नीचे सब्सिडाइज हो रहा होगा और ऐसे पूरा एक सर्कुलेशन पूरा कर रहा होगा। से यस और नो, क्लियर? इस तरीके से तीरों का ध्यान दें। फिर क्या हो रहा होगा, इधर वाला जो सब्सिडाइज हो गया तो यहां से एक निकल रही होगी इस तरीके से, और उधर से जो आ रही होगी पोलार वाली को, उसको उठा के इसने ऐसे रख दिया, ये सर्कुलेशन, यानी तीर बच्चों ऐसे बनेगा। और पोलार पे क्या हो रहा होगा, यानी अब वो आप वहां पे जाके देखो, वहां पे जाके देखोगे तो क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। यानी अपनी कॉपी को या तो पलट दो, और कॉपी को नहीं पलट पा रहे तो अपने दिमाग को पलटो। दिमाग को कैसे पलटोगे, साउथ पोल में वहां पे अपनी कॉपी को ऐसे कर देना, ठीक है। तो मैं तो पलट नहीं पा रहा हूं तो आप या तो अपने मोबाइल को पलट लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं पलटने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से यार मेरे को भी थोड़ा पलटने में, इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है। तो आपका, अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा होऊंगा तो यानी ऐसे पलटूंगा, यानी कि इस तरीके से आया होऊंगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, एक बार क्रॉस चेक कर लो, यानी मेरी लैपटॉप को उल्टा कर लो, यानी जो आपके पास मोबाइल है उसको उल्टा करो, मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ऐसे गिरेगी। हाँ यही होगा। सभी सहमत है? सभी सहमत है ना? ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गई हमारी पोलार। क्योंकि अपन को भी रट्टाफिकेशन से नफरत है, अपन कॉपी तिरछी कर देता था, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप तिरछा तो कर नहीं सकता, तो इसलिए क्या है, प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन वहां मैं खड़ा होकर देखा तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज क्या है, 5 बजे की क्लास से पहले क्या है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट नहीं है, फोन ऑफ, ठीक है, कोई दिखने, आप रिकॉर्ड वर्जन देख लेना। अब 5 बजे वाली क्लास जब हमारी होगी तो ये अपनी रफ कॉपी में लिख लिख के क्लियर कर लेना, ठीक है, जिससे कि अब इस कॉन्सेप्ट में हमें बार बार मारामारी नहीं करनी पड़े, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एमसीक्यू में, मान लो ऐसा बन गया, हेडले सेल इज नोन एज ट्रॉपिकल सेल,
तो आप क्या बोलोगे? ट्रू एंड फॉल्स। जाओ हेडले सेल कहाँ बन रही है? क्या वह रीजन ट्रॉपिकल रीजन नहीं है? तो ठीक है, बिल्कुल, दिस इज द ट्रॉपिकल सेल। अगला क्वेश्चन पूछता हूं, फेरल सेल इज मिड लैटिट्यूडनल सेल। मिड लैटिट्यूडनल सेल मतलब मध्य के लैटिट्यूड में, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो बिल्कुल सही बात है, फेरल सेल क्या है? मिड लैटिट्यूडनल सेल है। ये केवल आपको वो क्रॉस चेक कर रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो इस तरीके से क्या है, आपके क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब इसी में साइड में क्या करो, इस ग्लोब का एक हिस्सा ऐसे खांच अलग कर लो, और इस खांच में क्या करो, फटाफट, अगर ये इक्वेटर है तो इसमें क्या करो, आपकी जो मैंने वो सिखाई थी आपको, क्या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्ली ईस्टर्ली चला दो। अगर नॉर्थ ईस्ट चलाएंगे तो ऐसे होगा, वेस्टर्ली चलाएंगे तो ऐसे होगा, और ईस्टर्ली चलाएंगे तो ऐसे होगा। क्या दिक्कत है? कौन कौन समझ पाया, कौन कौन नहीं समझ पा रहे? दोनों को मैंने एक डायग्राम में दिखा दिया। वेस्टर्ली वेस्टर्ली वेस्टर्ली, वेस्टर्ली 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 वेस्टर्ली, ईस्टर्ली ईस्टर्ली, वेस्टर्ली वेस्टर्ली वेस्टर्ली, वेस्टर्ली वेस्टर्ली वेस्टर्ली, ईस्टर्ली ईस्टर्ली। ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ गई है? यानी कि जो हम सर्कुलेशन जो हम महसूस कर रहे हैं ना, वो ये हेडले, फेरल और पोलार वाला है। इवन जो है हम ये वाले सर्कुलेशन को जो हमने पहले देखा था, इसको हम डे टू डे में महसूस नहीं कर पाते, यानी फील नहीं कर पाते। हो तो रहा है ये, ठीक है, इसको हम फील नहीं कर पाते, लेकिन इस वाले को हम फील करते हैं। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आ गई? ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। अब हम मिलते हैं 5 बजे की क्लास में। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए। अमित भाई, आपका मीन्स बन रहा है ना? क्यों मिस्टर अमित, बन रहा है ना? अमित भाई, नहीं बन रहा है? कितना, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके? कितने क्वेश्चन हो रहे हैं काट के? 73। अच्छा जी, ठीक है। नहीं तो फिर प्रीलिम्स की क्लास नहीं करनी थी, आपको पता है ना। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।